आपका लेसन जो है पर्यावरण और उसके प्रभाव के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। कल आपको पढ़ाया गया था ग्लोबल वार्मिंग क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आपको चर्चा करवाई दी गई थी, जिसको ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं। और ग्रीन हाउस गैस जो है उसके बारे में कल अपन चर्चा कर चुके थे कि किसे कहते हैं। वायुमंडल में जितनी प्रकार की जो गैसें होती हैं वो एक अपना आवरण बना लेती हैं और उस आवरण के कारण क्या है, कई प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। अब आपको ये देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने पढ़ लिया और ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी आपने चर्चा की है, तापवर्धि के बारे में भी आपने चर्चा की है। अब सामने ये आता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभाव क्या है या इसके कारण क्या है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं या क्या है, या इसके कारण बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, क्या होता है इससे, जब होता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन कई बार आपके सामने आता है। तो कारण तो मैंने आपको बताया है कि कई प्रकार के जो वनस्पति का नष्ट होना, कई प्रकार की जो समस्या आपके सामने है, उद्योगों की स्थापना होना, आधुनिकीकरण होना, कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो जितने हैं उतने तो याद करो, कारण तो आप अपने मन से भी बना सकते हो। तो आप टेंशन मान लो जितना है उतना ही है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न जाएं, ठीक है। जितने दिए हैं ना उतने ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा वो, समझ गए। हाँ 2 दे रखे तो आप 2 ही पूछेगा, 4 नहीं पूछेगा वो, बहुत सारे हैं। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव कौन कौन से पड़ते हैं, तो आपको सबको मालूम है। आपको सबसे जाहिर होता है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रभाव क्या होगा कि वातावरण का जो तापमान है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ग्रीन हाउस गैस के हिसाब से समझाया था। वो क्या है कि पेड़ पौधे नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो वो गैस क्या होगी, वातावरण में ही घूमेगी, वो एक कवर का काम करेगी। और जो सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें आती हैं वो नीचे तो आ जाएंगी लेकिन ऊपर वापस से नहीं जाएंगे। तो ये भी एक पराबैंगनिक किरणों का प्रभाव भी सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। जैसे ग्लेशियर पिघले, जो आपने बर्फ़ जो पिघले हैं, ध्रुव देशों में जो बर्फ़ पिघल रही है, तो इससे क्या है कि बर्फ़ का जो पानी जो बनेगा वो कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा। वो भी एक ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव ही माना जाता है। जो आपके पराबैंगनिक किरणें हैं, आपको मालूम है बीमारी, कई प्रकार की जो त्वचा के रोग होता जा रहा है, वो कारण क्या है होने का, क्योंकि पराबैंगनिक किरणें वापस नहीं जा पाती, वो छेद हो रखा है, वो इसी कारण हो रखा है। जो आपको छेद बताया जा रहा है ना, जिसमें पराबैंगनिक किरणें डायरेक्ट आ रही है, तो कई प्रकार की कैंसर की बीमारियां जो है शरीर पे होने लगी है। यही प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है। तापमान वृद्धि, सबसे पहला प्रभाव क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहला प्रभाव क्या है, तापमान में वृद्धि होती है। देखिए पिछले 10 वर्षों में धरती के औसत तापमान कितना था, 0.3 से लेकर के 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है पिछले साल से, यानी इतना बढ़ा है। जब तापमान आशंका ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग में और भी बढ़ोतरी होगी और 1895 के बाद साल 2012 में सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया जाता है। और अब हर साल 2017 है ना, सबसे गर्म साल माना गया है। कल परसों अखबार में भी आई थी कि अब दिन प्रतिदिन 12 नहीं, इसमें तो 12 है, कल परसों अखबार में आई थी 17 भी सबसे गर्म साल माना जाता है। मतलब 2 साल 12 के बाद तो गर्म साल ही आ रहे हैं, तो ये गर्मी बढ़ी रही है, हाँ दिन दिन बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक प्रभाव है। दूसरा प्रभाव है कि समुद्र सतह में बढ़ोतरी। तो मैंने क्या कहा था, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी कहाँ आएगा, समुद्र में, और समुद्र की जो लेवल है वो क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो क्या होगा, आसपास के जितने भी देश किनारे पे हैं या जो है वो कहाँ हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग से धरती का तापमान बढ़ रहा है और इससे ग्लेशियर का जो है जमा बर्फ है पिघल रही है। कई स्थानों पर तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्लेशियर की बर्फ की पिघलने से समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कई साल दर साल उसकी सतह में बढ़ोतरी होगी और समुद्र की सतह बढ़ने से प्राकृतिक तटों का कटाव शुरू हो जाएगा, जिसका इसका बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। इसलिए इस प्रकार तटीय इलाकों में रहने वाले अधिकांश लोग बेघर हो जाएंगे और अब समुद्री जल का स्तर बढ़ने से दुनिया में 18 द्वीप जो है आज भी जलमग्न हो चुके हैं।
भारत में कितने द्वीप जलमग्न हो चुके हैं? 54 द्वीपों के साथ जो है समूह है जो है सुंदर वन पर खतरा मंडरा रहा है, कभी भी पानी में डूब सकता है। ये भी एक हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि कैसे बचाया जाए। न्यूजीलैंड के 10 लाख की आबादी वाला जो किरिबिती द्वीप है वो संकट में है, वो कभी भी डूब सकता है। भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्या नाम है? माजुली द्वीप। ठीक है, ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली के कारण खतरे में है। इसका क्षेत्रफल 1287 वर्ग किमी से घट करके 557 वर्ग किमी रह गया है। ठीक है, रह गया है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से 2020 तक के 14 द्वीप पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसी बढ़ती गई तो जितने भी द्वीप हैं वो क्या हो जाएंगे? पानी में डूब जाएंगे। द्वीप किसे कहते हैं? किसे कहते हैं द्वीप? वह जमीन का टुकड़ा, वह जमीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी पानी हो, ठीक है, उसे कहते हैं द्वीप। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीनों ओर पानी से घिरा हुआ हो। तो भारत क्या है? एक प्रायद्वीप देश है, तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है। समझ गए? अरे उत्तर में तो नहीं है। महाद्वीप जो होता है, जो महाद्वीपी पानी की जो एक जगह से दूसरी जगह जो है उसका डिवाइड किया गया है। सीमाएं जो होती है ना, सामाजिक और आर्थिक सीमाएं, उन सबको लेकर के महाद्वीप बनाए जाते हैं। हाँ, महाद्वीप का मतलब बड़ा, महाद्वीप में बड़ा क्षेत्र। और मैंने क्या बोला? छोटा सा टुकड़ा, जमीन का छोटा सा जो टुकड़ा है जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ होता है, वो होता है द्वीप। महा यानी बड़ा, ठीक है, जिसके वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वो बड़ा क्षेत्र है, उसका क्षेत्र बड़ा है, वो महाद्वीप देश हो गया, ये द्वीप हो गया। ठीक है ना? महाद्वीप का मतलब बड़ा। उपमहाद्वीप का मतलब जैसे भारत भी उपमहाद्वीप में ही शामिल है, तो इसको प्रायद्वीप या उपमहाद्वीप ही कह सकते हैं। दोनों का नाम अलग अलग है। पानी से घिरा हुआ हो। उपमहाद्वीप का मतलब होता है कि ऊपर, जैसे अपने महाद्वीपों में बांटा गया है, जैसे अमेरिका में जो देश अलग अलग महाद्वीप, जो यूरोप है वगैरह जो है, ऑस्ट्रेलिया है, जो नीचे वाला एंटार्क्टिक महाद्वीप है, जो भी है, ये अपने भारत का जो हिस्सा है वो एशिया महाद्वीप का आता है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं, मतलब बड़ा ऊपर। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप है, उसको उस उपमहाद्वीप के नाम से भी इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है ना, द्राक्षर क्षेत्र ज़्यादा है। जो उपमहाद्वीप का जो क्षेत्र है वो द्राक्षर क्षेत्र क्या है? ऊपर है, समुद्र से ऊपर, इसलिए इसको उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो देखिए, लेवल सबका अलग अलग हिसाब से माना जाता है। तो इसके बाद देखिए, ये तो हो गया दूसरा प्रभाव, कौन सा? जल स्तर का बढ़ना। ठीक है, तीसरा प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर असर। तो कैसे है? देखिए, जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा असर मनुष्य पर पड़ेगा। कई लोगों के अपनी जान के साथ हाथ धोना पड़ेगा। गर्मी बढ़ने से जो मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर जैसे संक्रामक रोग जो है बढ़ेंगे। ये समय भी जल्दी आने वाला है, आ चुका है, शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, आ सकता है जब हम अपने अधिकांश को पीने के लिए स्वच्छ जल या खाने के लिए ताज़ा भोजन या सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नसीब नहीं हो, तो इस प्रकार की समस्याएं सामने आती है। अब गर्मी में इतनी गर्मी बढ़ती है, गर्म हवा चलती है, शुद्ध हवा आती नहीं है, तो बीमारियाँ ही होंगी। हर आदमी अपने तापमान को बनाए रखने के लिए कभी एसी का प्रयोग करता है, कभी कूलर का प्रयोग करता है, तो वो क्या है? ये बीमारियाँ हैं भाई। ये चीज़ें भी है, क्या है? बीमारियाँ। मनुष्य प्रगति, जैसे मनुष्य, आपको मालूम है, आपने 12वीं क्लास के ज्योग्राफी में एक पहला, दूसरा, तीसरा लेसन पढ़ा होगा आपने। संभववाद, निश्चयवाद, अनिश्चयवाद, नियतिवाद पढ़ा होगा। सही आपने पढ़ा होगा ना? शायद मेरे हिसाब से होना चाहिए लेसन।
तो अब संभववाद किसे कहते हैं कि संभावना है, संभववाद किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक अनिश्चयवाद भी है, टेलर ने दिया था ये, ग्रिफिथ टेलर ने अनिश्चयवाद सिद्धांत। हाँ, नवनीतिवाद है तो वो भी है, नीतिवादी है। नवनीतिवाद ने उन्होंने क्या कहा था कि हाँ, तो उसने क्या कहा था कि रुको जाओ, रुको और जाओ, ये कहा था उसने, टेलर ने ही कहा था। ये क्यों कहा था कि पृथ्वी ये कहती है या प्राकृतिक जो चीज़ें ये कहती हैं कि प्रगति कह रही है कि आप रुक जाओ, तो आपको रुक जाना चाहिए। जब वो कहते हैं कि चलो, तो आपको चल देना चाहिए। माने दोनों का रूप शामिल करना चाहिए, जब भी मनुष्य जीवित रह सकता है, आगे बढ़ सकता है। अब आप कहें कि प्रगति के साथ मैं नहीं चलूं, प्रगति कहे कि आप ठंड पड़ रही है और आप कहे कि नहीं हम तो कपड़े नहीं पहनेंगे, गर्म कपड़े नहीं ओढ़ेंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, बीमार होगा, नुकसान होगा। तो आपको किसके अनुसार अपने आप को डालना है, प्रगति के अनुसार डालना है, जब भी आप जीवित रह सकते हो। तो ये कहने का मतलब है कि आप पर्यावरण के अनुसार अपने आप को डालो। जब पर्यावरण के अनुसार अपने आप को डालोगे तो शरीर कभी बीमार नहीं होगा, आप किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। कि परिस्थिति हर प्रकार की मनुष्य के सामने आ सकती है। कोई मनुष्य एसी में रहा हुआ है 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू एसी में है, कई परिस्थिति ऐसी आती है कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा, जब आप अपने शरीर का जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे। हो पाएगा क्या, नहीं हो पाओगे, बीमार हो जाओगे, है कि नहीं। तो मनुष्य को प्रकृति से क्या करना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए, उसके अनुसार अपने आप को डालना चाहिए। ये तो हो गया मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव किसका, ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, तापवर्ती का। अगला प्रभाव है पशु पक्षी और वनस्पति पर भी असर होगा। ग्लोबल वार्मिंग का पशु पक्षी और वनस्पतियों पर भी गहरा असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ पशु पक्षी जो है, वनस्पति धीरे धीरे उत्तरी और पहाड़ी इलाकों में भी जो है प्रस्थान करेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया से कुछ ऊपर जो अस्तित्व भी खो देंगे। आपको मालूम धीरे धीरे क्या है, इसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। पक्षी पशु मर ही रहे, लेकिन और भी आने वाले टाइम में अगर ऐसा बढ़ता रहा, तापमान बढ़ता गया, तो आने वाले टाइम में ये भी जो जीवित नहीं रहेंगे। मनुष्य नहीं रहेगा तो इनका तो कोई सवाल ही नहीं। इसके बाद शहरों पर भी असर पड़ेगा। गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी पड़ने पर घरों में एयर कंडीशन का प्रयोग किया जा रहा है ना इसी का, इसलिए जिससे न केवल ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, वातावरण में CFC गैस की मात्रा बढ़ने से ओजोन परत में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ओजोन परत में जो प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि वो छेद है जो एंटार्क्टिक माध्यम में बताया जा रहा है, वो धीरे धीरे क्या है, उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और उसका प्रभाव बढ़ेगा तो क्या होगा, पराबैंगनी जो किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर आएगी, और जब डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर आएगी तो मनुष्य के ऊपर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो इसमें बताया गया कि पावर स्टेशन से प्रतिशत जो आपके औद्योगिक क्षेत्रों का प्रभाव में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस किस का पड़ रहा है। इसके वजह देखो उद्योगों का प्रभाव है 16% बताया जा रहा है। यातायात गाड़ी उसका प्रभाव जो है 14% बताया जा रहा है। खेती किसानों के उत्पाद से प्रतिशत बताया जा रहा है 12। इसके बाद जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल प्रतिशत है 11। इसके बाद 10 है रहवासी क्षेत्रों से और बायोमास जलने से आपके 10% है, और कचरा जलाने से आदि कई प्रकार 3% की समथिंग बताया गया है। अब ये प्रभाव जो बढ़ता जा रहा है, आपके सामने प्रभाव बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपके सामने एक सवाल ये आता है कि इसको कैसे रोका जाए। भाई प्रभाव तो आपने पढ़ लिए, लेकिन जो बढ़ता जा रहा है ये प्रभाव, इसको कैसे रोका जाए, रोकने के क्या उपाय किए जाएं। तो सबसे पहले रोकने का सबसे बड़ा उपाय है अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, है ना। ये सबसे अच्छा तरीका है कि जितने से ज़्यादा पेड़ होंगे उतने ही अपने यहाँ पे सुविधा होगी और तापवर्ती पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाकर इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इस हेतु निम्न बिंदु पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 1, ये जरूरी है कि हम अपने आसपास का जो है पर्यावरण हरा रखें। दूसरा है
कि कार्बनिक ईंधन के प्रयोग में कमी लाए। जो कार्बन ईंधन जो बढ़ा रहे हैं ना, उसमें कमी लानी चाहिए। तीसरा है कार्बन मुक्त ऊर्जा संसाधन जैसे सूर्य, वायु, नाभिकीय ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि कार्बन जो जलता है या वातावरण में फैलता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे बड़े बड़े उद्योग हैं वो कोयला जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाती है, तो अगर वो परमाणु इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार का उपाय किया जाना चाहिए। अगला है वन क्षेत्र की कटाई रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाने चाहिए। जो वन कटाई कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ बढ़ाने के प्रोत्साहन करना चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए। ठीक है, अब है कि अब ये समस्या सबसे ज़्यादा एक देश की नहीं है, ये समस्या किसकी है, पूरे विश्व की समस्या है, समझ गए ना। अब जब हमारे देश में आज भी 33% वनों का लक्ष्य रखा गया है कि भारत में 33% वन होने चाहिए, और वर्तमान में कितने हैं, 21 पॉइंट समथिंग वन है। ठीक है, तो अपन को और भी वनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए पर्यावरण की समस्या क्या है, विश्व समस्या। जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन के अस्तित्व और विकास से जुड़ी हुई एक गंभीर वैश्विक समस्या है, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व में बड़े पैमाने पर उथल पुथल प्रत्याशित है। और इसलिए इस जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के द्वीपों का अस्तित्व तो संकटग्रस्त हो ही गया है, यह मानव जीवन पर भी विपरीत प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक आपदाएं दिन प्रतिदिन आती जा रही हैं, बाढ़, सूखा, समुद्री तूफान आदि आ रहे हैं। ठीक है, आवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के अंदर दोहन के कारण कई प्रकृतिजन्य संकट हमारे समक्ष खड़े हो रहे हैं, और पृथ्वी का जो तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ओजोन परत में छेद होने के कारण कई सूर्य की पराबैंगनी किरणें को रोकने की क्षमता घटती जा रही है। कुल मिलाकर प्रकृति के निर्मम संहार के चलते उत्पन्न जलवायु परिवर्तन आज विश्व के समक्ष जलवंत और मुखर चुनौती बन गई है। इस दिशा में दुनिया भर के लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए पहली बार वैश्विक स्तर पर 5 से लेकर के 16 जून 1972 में मध्य क्या किया गया, स्टॉकहोम स्वीडन में मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त जो है सम्मेलन हुआ। इसमें विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर विस्तृत चर्चा की गई, और इस सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ बनाने के लिए 10 से 18 मई 1982 में नैरोबी केन्या में राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ, जिसमें पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न कार्य योजनाओं का एक घोषणा पत्र तैयार किया गया है, स्वीकृत किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई 3 से लेकर के 14 जून 1992 में, जिसको जो स्थान है रियो de Janeiro ब्राज़ील में है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था ये, 1992 में। ठीक है, पर्यावरण और विकास की जो है अनिवार्य स्वीकार करते हुए पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी देशों ने जो है अधिकारों और कर्तव्य के सैद्धांतिक जो है नियम बनाए गए हैं, ताकि इनको बचाया जा सके। रूप से परिभाषित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान जलवायु में जो परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सार्थक प्रयासों हेतु जलवायु परिवर्तन पर जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है UNFCCC के नाम से जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, नामक संधि हस्ताक्षरित की गई, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन पर पहला जो है संयुक्त सम्मेलन जो है वर्ष 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। तब तक आज तक इसके 20 वर्ष वार्षिक सम्मेलन हो चुके हैं। कितनी बार, 20। लेकिन आज तक भी जलवायु पे कोई कंट्रोल नहीं किया गया। तो देखिए सम्मेलन जो है 2014 का क्या हुआ है, इसमें क्या क्या रखा गया है वो देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2014 का देखिए, 20 का है क्या तुम्हारे, इसमें 14 का है। हाँ वो अलग अलग है सबका। देखिए जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोस 20 जो है पेरू की राजधानी लिमा में जो है 1 से लेकर के 14 दिसंबर 2014 तक आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य बिंदु रखे गए कि क्या क्या रखे गए वो देखिए। नंबर 1 पहला बिंदु रखा गया है सम्मेलन में दुनिया के 194 देश, कितने देश हैं, 194 देशों के प्रतिनिधि सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों के लिए 12,500 राजनीतिक जुड़े जलवायु कार्यकर्ता और मीडिया कर्मियों के भाग लिया और जलवायु परिवर्तन की
समस्या और उनके समाधान पर गंभीर चर्चा की गई। और पेरू के पर्यावरण मंत्री जो थे मैनुअल पुलगर विराल ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की और सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भी संबोधित किया। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन संबंधी जो अपना जो भारत का था वो कौन था, मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, तो उन्होंने भी भाग लिया। दूसरा है, इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि वैश्विक कार्बन जो है उत्सर्जन में कटौती और राष्ट्रीय संकल्पों के लिए आम सहमति वाले प्रारूप की स्वीकृति रही, जिससे भारत सहित विकासशील देशों की चिंताओं का समाधान किया गया। तीसरा इसमें रखा गया सम्मेलन में भारत के लिए सबसे बड़ी सफलता ये थी कि वैश्विक कार्बन जो है उत्सर्जन में कटौती के राष्ट्रीय संकल्पों के लिए बने सहमति प्रारूप ने भारत की सभी बातों को मानते हुए विकासशील देशों की चिंताओं का समाधान किया गया। अमीर देशों को अधिक कठोर वित्तीय मदद की प्रतिबद्धताएं करने 2020 में हरित जलवायु कोष बढ़ा करके $100 अरब कर दिया, प्रतिवर्ष करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया। इसके बाद समझौते के अनुसार सभी संयुक्त राष्ट्र देश अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य को पेरिस सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने बातें रखी। ठीक है, तो इस प्रकार आज के लेसन में आपको जो है इतना ही करवाया जाएगा।